तो स्टूडेंट्स आप सब कैसे हो। अब हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस डिटेल में कर लिया है, ठीक है। अब कहते हैं जो वेरिएंस आया है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। जो भी डिफरेंस आया है, चाहे मटेरियल कॉस्ट में आया, लेबर कॉस्ट में आया, ओवरहेड कॉस्ट में आया, सेल वेरिएंस आया, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट करनी है ना, वेरिएंस को कैसे कहाँ डालें। तो इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैंने बिजनेस यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यदि कोई भी बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करता है तो वो क्या करता है, इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट आर रिकॉर्डेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो वो जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना स्टॉक की या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स की, वो किस कॉस्ट पर करता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर करता है, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंड में रखो कि किस कॉस्ट पर लिखेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट में लिखेगा। फिर बाद में देखता है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, तो उसके साथ जो भी डिफरेंस आता है उसको कहाँ डाल देता है, वेरिएंस अकाउंट में डाल देता है। सबसे पहले वो स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस पर दिखाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर दिखाएगा। फिर बाद में देखेगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। यदि एक्चुअल कॉस्ट में देखते हैं कि यदि इसमें डिफरेंस है तो डिफरेंस को कहाँ दिखा देते हैं, वेरिएंस अकाउंट में दिखा देता है, ठीक है। अल्टीमेटली हाउएवर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट शो द एक्चुअल कॉस्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बताइए ना, बैलेंस शीट मस्ट शो द एक्चुअल कॉस्ट। वहाँ पर हमें हमेशा क्या दिखाते हैं, एक्चुअल कॉस्ट दिखाते हैं बिजनेस की, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हैविंग इन्वेस्टिगेटेड द वेरिएंस, हम एंड में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं वेरिएंस के, ठीक है। वो जो वेरिएंस रिपोर्ट में बता देते हैं ना, द बैलेंस ऑफ द ईच वेरिएंस अकाउंट नीड टू बी रिमूव। और हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएंस है उसको क्या करते हैं, रिमूव्ड करते हैं। द मेथड यूज टू क्लियर द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस अकाउंट इज टू ट्रांसफर एंड अपोर्शन द बैलेंस टू आइदर इन इन्वेंट्री अकाउंट और द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम जो भी वेरिएंस है किस कहाँ पर डाल देते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स पर डाल देते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ एंड द रीजन ऑफ द वेरिएंस, कि साइज कितना है वेरिएंस का, कम है कि ज़्यादा है कि ना वेरिएंस बहुत कम है तो हम कहते हैं कि सारे अकाउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करें तो हमें बड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो यदि साइज कितना है वेरिएंस का और रीजन क्या है, वेरिएंस का क्या रीजन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यदि स्मॉल है, यदि क्या है, यदि वेरिएंस का जो होता है ना वो बहुत ही स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट वेरिएंस है, इट इज़ नॉट वर्थ टाइम। इससे लगेगा कि यदि हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ही एफर्ट लगेंगे, ठीक है। तो सिंपली ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कहते हैं सिंपली आप किस में ट्रांसफर कर दो, ज़्यादा नहीं जाना, आपने सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में डाल देना, ठीक है। यदि बहुत ही लार्जर अनफेवरेबल वेरिएंस है, लार्ज है डिफरेंस और अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल इसलिए कह रही हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगी, आपको पता है, ठीक है। विच है रिजल्टेड फॉर एरर, यदि एरर के कारण हुआ है, इनएफिशिएंसीज इन द बिजनेस आर आल्सो ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस में ट्रांसफर कर देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कर देना है, ठीक है। और एज अपोर्शनिंग देम टू एन इन्वेंट्री अकाउंट में भी कर देना, वुड इनकरेक्टली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जिसके कारण कि वो इंक्रीज हो जाएगी ना उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू। ऑल अदर सिग्निफिकेंट वेरिएंस आर स्प्लिट बिटवीन इन्वेंट्री अकाउंट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ द आइटम रिमेनिंग ऑन द अकाउंट। फिर भी आपको एक बारी डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे यदि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस आता है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट वेरिएंस आता है, मतलब थोड़ा सा वेरिएंस आता है तो सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो, क्लियर है। और यदि सिग्निफिकेंट वेरिएंस आता है, ज़्यादा आता है, यदि अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल मतलब हमारी फेवर में नहीं है, जो हम जो चाहते थे वो वैसा नहीं हुआ, ठीक है। ड्यू टू एरर, यदि एरर के कारण हुआ है और इनएफिशिएंसीज के कारण, तो सीधे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालो, स्टॉक में नहीं डालना। यदि अनफेवरेबल है और अधिक इसके अलावा कोई भी रीजन के कारण है, एरर या इनएफिशिएंसीज के कारण नहीं हुई है डेबिट बैलेंस और किसी रीजन के कारण है, तो उसको किस में डालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देना है और स्टॉक में, दोनों में डाल देना है, ठीक है। और यदि फेवरेबल है, तो यदि फेवरेबल है, यदि कोई बैलेंस आ गया है वो हमारे लिए बेनिफिट है, यदि कॉस्ट कम हो गई है बेनिफिट है ना, फेवरेबल है, और सेल बढ़ गई है बेनिफिट है ना, फेवरेबल है। उस केस में हमने किसमें ये डिफरेंस डाल देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री अकाउंट में डाल देना है, क्लियर है आपको। मतलब कि ये कॉस्ट की बात हो रही है, मैं सॉरी सेल का शब्द ले लिया। यदि हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, यदि हमारी कॉस्ट तो हम फेवरेबल कहेंगे, ठीक है, उसको हम किस में बांट देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और स्टॉक में बांट देंगे। यदि हमारी क्या है, कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या है, अनफेवरेबल। यदि तो एरर और इनएफिशिएंसीज के कारण होंगे तो सीधी सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दो। यदि ये रीजन नहीं है तो कहाँ डाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री में डाल दो, ठीक है। ये था हमारा कैसे ट्रीटमेंट करें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बस आप ये डायग्राम देख लो ना तो सारा टॉपिक हो जाएगा, हाउ टू ट्रीट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस, ठीक है। थैंक यू। चलिए थोड़ा सा और भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस अकाउंट इज पोस्टेड टू आइदर एन इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है, और टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहाँ डालते हैं हम, या तो इन्वेंट्री अकाउंट में डालते हैं या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल। इफ 40% ऑफ मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन प्रोडक्शन,
यदि प्रोडक्शन में 40% सामान लगा हुआ और आइटम सोल्ड एंड देन द बैलेंस ऑफ द मटेरियल वाज इन वर्क इन प्रोग्रेस, देन 40% ऑफ वेरिएंस वुड बी पोस्टेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट एंड द बैलेंस 60% वुड बी पोस्टेड टू वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देना, मतलब ऐसे परसेंटेज में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।